हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत सॉल्यूशन। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। आज हम छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रथम शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ था 2011 में, उस विषय पे चर्चा करेंगे। ये पहला पेपर का है। विषय है हिंदी, कक्षा 1 से 5 तक। 1 से 5 तक यह परीक्षा 90 मिनट का हुआ था। 90 मिनट का हुआ था, 1.5 घंटा का। इसमें बिना बीएड और बिना डीएड वाले भी सम्मिलित हुए थे, छूट मिला था। शुरू करते हैं तो अब हम इसको। पहला प्रश्न है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बी, इस टब को पानी से भर दो। सी, माँ बेटे को खाना खिला रही है। डी, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। इसका उत्तर होगा ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगला प्रश्न दूसरा, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास के अंतर्गत है। ए, संप्रदान तत्पुरुष समास। बी, कर्म तत्पुरुष समास। सी, संबंध तत्पुरुष समास। ये समा हो गया है लेकिन ये समास है। डी, करण तत्पुरुष समास। इसका उत्तर होगा सी, संबंध तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न 3, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। ए, मूल शब्द। बी, उपसर्ग। सी, प्रत्यय। डी, तद्धित प्रत्यय। इसका उत्तर होगा बी, उपसर्ग। अगला प्रश्न 4, कौन सा तुम्हें यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, फिर खाली स्थान है। खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। ए, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। बी, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। सी, नाक कटी पर घी तो चाटा। डी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसका उत्तर होगा बी, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। अगला प्रश्न, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। ए, वर्णिक। बी, वणिक। सी, वर्णइक। डी, वार्णिक। इसका उत्तर होगा डी, वार्णिक। अगला प्रश्न 6, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। ए, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत। बी, न सावन सूखा न भादो हरा। सी, जहाँ चाह वहाँ राह। डी, आप भला तो जग भला। इसका उत्तर होगा ए, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत। फिर अगला प्रश्न 7, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है। ए, हरिणी। बी, हरिणी। सी, हिरड़ी। डी, प्रश्न में ये सी वाला हिरड़ी नहीं दिया है, ये सी का दिया गया है, हिरीड़ी ऐसा दिया गया है प्रश्न में। हिरड़ी ऐसा दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, हरिड़ी। ए, हरिड़ी। फिर अगला प्रश्न 8वां,
कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी कारक, डी विशेषण। इसका उत्तर होगा डी विशेषण। इसका उत्तर होगा डी विशेषण। इसमें ये रेखांकित भाग ये सुंदर है, सुंदर को रेखांकित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9 का विपरीतार्थी शब्द है। ए पौर्वात्य, ए पौर्वात्य, बी पूर्वात्य, सी पौर्वात्य, डी पुरुवात्य। इसका उत्तर होगा ए पौर्वात्य। पौर्वात्य होगा ए। अगला प्रश्न, प्रश्न 10वां, अनुपम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ए अतुल, बी अनिल, सी अपूर्व, डी अनोखा। इसका उत्तर होगा बी अनिल। अगला प्रश्न शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। इसका उत्तर होगा ए तत्सम। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 12 शब्द की सही वर्तनी है। ए सौंदर्यवर्धक, बी सौंदर्यवर्धक, सी सौंदर्यवर्धक, डी सौंदर्यवर्धक। सौंदर्यवर्धक। तो इसका उत्तर होगा ए सौंदर्यवर्धक। सौंदर्यवर्धक ये होगा। इस प्रश्न में ये डी भी ए के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे ये छोटा आर यहाँ पे है, ऐसा करके शायद यही है ऐसा। ठीक, तो इसका उत्तर ए होगा सौंदर्यवर्धक। इसका उत्तर ए होगा सौंदर्यवर्धक। अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं। ए योगरूढ़, बी रूढ़, सी सरल, डी यौगिक। इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का डी यौगिक। डी यौगिक होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 विद्याधन आलय बराबर विद्यालय में शब्द है। ए गुण स्वर संधि, बी वृद्धि स्वर संधि, सी यड़ स्वर संधि, डी दीर्घ स्वर संधि। इसका उत्तर होगा डी दीर्घ स्वर संधि। डी दीर्घ स्वर संधि। फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 और 18 का है। तो ये प्रश्न दो प्रश्न है। अगला प्रश्न ये अपठित गद्यांश से आने वाला है। तो ये अपठित गद्यांश आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है अपठित गद्यांश। इसको आप देख सकते हैं। इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सीधा मैं प्रश्न पे आ रहा हूँ। इसको पढ़ करके उत्तर देना है 17 और 18 प्रश्न का। तो सीधा मैं प्रश्न पे आ रहा हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न 17 अनुभवातीत का मतलब है। ए अतीत का अनुभव, बी अनुभव का अतीत, सी अनुभव के परे, डी अनुभवहीनता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी अनुभव के परे। अगला प्रश्न, प्रश्न 18 कौन सा कथन सही नहीं है? ए भाषा प्रतीकों का व्यवस्थित ढांचा है, बी भाषा हमारे अनुभव बांटने के काम आती, सी भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी, डी संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक। ये आवश्यक है। इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का 18 प्रश्न का उत्तर होगा सी होगा भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19 निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है
तो वह ए भाषा सीख रहा है, बी भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, सी भाषा सीख ही नहीं रहा है, डी तुरंत रोकने के लायक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए भाषा सीख रहा है। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 20, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर ए चूहे व बिल्लियों पर, बी चिंपैंजी और जानवरों पर, सी खरगोश व मेमने पर, डी कुत्ते और सियारों पर। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी चिंपैंजी और वानरों पर। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 21, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी ए बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बी बच्चे का उच्चारण, सी व्याकरण का ज्ञान, डी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का ए बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। प्रश्न 22 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि ए जिस भाषाई शैली में वक्ता और बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, बी जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, सी जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, डी जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए जिस भाषाई शैली में वक्ता और बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 23, पढ़ने में बाधा नहीं है, ए सारे नियम पहले ही बता डालना, बी उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सी सटीकता पर ही जोर देना, डी लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 24, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है ए मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, बी मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, सी लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, डी उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 25, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है, ए भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बी भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती, सी भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, डी उपरोक्त तीनों सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 26, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है, ए बिग बैंग सिद्धांत, बी डिंग डांग सिद्धांत, सी बिली बैली सिद्धांत, डी डिली डैली सिद्धांत। इस प्रश्न का उत्तर है बी डिंग डांग सिद्धांत। तथा सार्वभौम होता है, ए पूर्णतया असत्य है, बी आंशिक रूप से सत्य है, सी आंशिक रूप से असत्य है, डी पूर्णतया सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी पूर्णतया सत्य है। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 28,
इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। ए ध्वनि का फर्क है, बी सुरों का फर्क है, सी इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों या संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। डी उपरोक्त सभी सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों या फिर संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 29, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। ए बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बी बच्चे का सामूहिक आकलन, सी बच्चे द्वारा स्व आकलन, डी पेपर पेंसिल आकलन। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी पेपर पेंसिल आकलन। डी पेपर पेंसिल आकलन। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 30, पढ़ना क्या है। ए पढ़कर अर्थ समझना, बी लिखित सामग्री का उच्चारण, सी स्कूलों में पुस्तकों की पढ़ाई, डी शब्दों को सही सही पहचानना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए पढ़कर अर्थ समझना। तो ये हो गया कुल 30 प्रश्न हिंदी का। मैंने इसको 1 2 3 4 इस प्रकार से जमा करके लिख दिया है 30 तक। प्रश्न पत्र में ये 31 से शुरू होता है पहला प्रश्न और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 60 तक रहता है। यह 60 तक था 2011 में, अभी भी उसी प्रकार से होता है। अब ये हो गया पूरा 30 प्रश्न हिंदी का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।